अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरफराज अहमद हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन इकराम, आज इस वीडियो में हम रिएक्ट करने जा रहे हैं हिंदुस्तान के एक शायर के ऊपर जिन्होंने हिंदुस्तान के एक टीवी शो में बैठ के बड़ी बड़ी बातें की हैं, बड़ी दिलचस्प बातें की हैं और बड़ी दलेरी के साथ उन्होंने ओपोनेंट को और जो उनके ऊपर सवालात उठा रहे थे उनको बहुत ही अच्छे से उन्होंने हैंडल किया, उनकी बातों के जवाब दिए। उन्होंने अपनी शायरी के थ्रू अपनी सोच को, अपने विचार को, अपनी राय को जनता के सामने रखा और बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने मुखालिफ जो बैठे थे गैर मुस्लिम लोग, हिंदू कम्युनिटी के लोग जो सवाल उठा रहे थे एक मुस्लिम शायर के ऊपर, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ उनसे बात की। तो सबसे पहले हम ये वीडियो देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से सबको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। स्वागत है, आइए। इमरान जी हमारे 5 एडिटर्स यहाँ पर हैं, राजगोपालन जी हमारे साथ हैं, विनोद शर्मा जी हमारे साथ हैं, राशिद किदवई जी हमारे साथ हैं, राम गोपाल जी हमारे साथ हैं और राम कृपाल जी हमारे साथ हैं और कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ हैं। आपका जोरदार स्वागत। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिन मंचों पर आप सुपरस्टार हो चुके थे वहाँ बड़े बड़े शायर कहते थे और सलाह देते थे कि आप क्या मुझको नवाजेंगे जनाबे आली, सल्तनत तक मेरे इनाम में बिक जाती है, वो सियासत का इलाका है उधर मत जाना, आबरू कूचाए बदनाम में बिक जाती है। गजल के मन से मना किया जाता है कि सियासत में मत जाना, और आप फिर भी आ गए। हाँ, ये मेरी हिम्मत थी और मुझे ऐसा लगता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पढ़ाई जो है वो आपको वो तेवर सिखाती है कि आप समाज को अगर बदलना चाहते हैं तो हर उस फील्ड में जा कर के खुद को आजमाइए जहां से आपको लगता है कि समाज को कंट्रोल किया जा रहा है, देश को कंट्रोल किया जा रहा है। मुझे एक वक्त के बाद लगा कि मंच अब जब मंच ही कंट्रोल हो रहा है तो फिर वहां चलो जहां से मंच कंट्रोल हो रहा है, जहां से कलम को कंट्रोल किया जा रहा है। तो मैंने बुद्धिसेन शर्मा जी को कभी सुना था, उनका एक शेर था कि दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है, यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। हम इलाहाबाद में उनका एक शेर ये भी सुन रहे थे तो हम राहत इंदौरी को भी सुन रहे थे कि यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, तो हमको भी सांपों का मंतर आता है। तो हमने सोचा चलते हैं और मंतर आजमाते हैं, तो सियासत की दुनिया में आ गया। तो सियासत के इस तरफ आकर क्या एहसास हुआ? जब सब मना कर रहे थे तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी आपको आने की? लोगों से सुन करके क्यों सोचें कि मतलब अच्छा है या बुरा है, खुद जाके आजमाते हैं। क्या आजमाते और बदलते हैं उस दुनिया को। हमने एक फिल्म देखी थी जिसमें यह था ना कि दुनिया का कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। जाइए, उतरिए और दम है तो उसे बदलिए, कोशिश करिए कि कुछ बेहतर कर सकिए। और सारी दुनिया को हम आवाज नहीं कर सकते, हम जहां हैं अगर कुछ हिस्सा बदल पाएं तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए, समाज के लिए, साहित्य के लिए शायद वही होगा। मैं अपने हिस्से का रोल प्ले कर रहा हूं। तो कुछ बदल पा रहे हैं आप? आपके हिस्से का रोल क्या है अभी? बिल्कुल बेहतर बदल पा रहा हूं। आप देखिए, आप सदन की कार्यवाही देखिए, हर नेता, हर सांसद आपको एक आध शेर सुनाता हुआ मिलेगा इन दिनों अपने भाषण में, वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो। तो बदलाव तो है। कल तो चेयरमैन साहब ने भी शेर सुनाया था। लोग जानना चाहते हैं कि कांग्रेस में एंट्री होती कैसे है, कैसे आप किससे अप्रोच किया, कैसे मिले, राहुल गांधी जी से मिले या प्रियंका गांधी जी से मिले, क्या हुआ, कैसे किया ये सब? बहुत सामान्य है और किसी भी राजनीतिक दल में मुझे लग रहा है कि एंट्री सामान्य ही होती है। आप समाज में कुछ बेहतर कर रहे हैं और आपको दुनिया पहचान रही है और फिर आप अगर राजनीति की तरफ आना चाहते हैं तो 2 कदम आप बढ़िए, शायद हो सकता है राजनीतिक दल भी आपकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ें और कुल मिलाकर के एक सामंजस्य अच्छा बन जाएगा, संगम हो जाएगा। और मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं तो मुझे पता है गंगा और जमुना जब 2 नदियां मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती है। तो उपजी। तो आप किससे मिले पहले? राहुल जी से? मैं राहुल जी से मिला और राहुल जी के बारे में मेरे दिमाग में भी बहुत सारी भ्रांतियां थी
जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आजकल नए बच्चों के मन में है, उनकी जो एक इमेज बनाई गई थी वो मेरे दिमाग में भी थी। और जब मैं उनसे मिला तो 20 मिनट की मुलाकात, तकरीबन 1 घंटा 39 मिनट में उनके साथ बैठा। क्या इमेज थी आपके मन में जब आप उनसे मिले नहीं थे पहले? नहीं, उनके बारे में जाहिर सी बात है एक इमेज थी कि वो किसी से मिलते नहीं, बहुत मतलब आसान नहीं है उनसे मिल पाना, आप बैठेंगे तो उनसे बात नहीं कर पाएंगे, या एक इतने बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति के बारे में भाजपा ने जो नैरेटिव बना रखा था वो देश के सामने था। जब मैं मिला, और एक बात मैं बहुत, यहाँ 4-5 वरिष्ठ संपादक बैठे हैं, साहित्यिक व्यक्ति, किसी भी कलम की विधा से जुड़ा व्यक्ति जल्दी किसी को नेता नहीं मान पाता है, उसके साथ ये अलमिया होता है। मेरे मन में भी वो था कि मैं किसी को कैसे नेता मान पाऊंगा, लेकिन जब मैं मिला तो मैं बहुत प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद 2-3 मुलाकातों के बाद मुझे लगा कि ये व्यक्ति है जिनके साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि आप जिस दौर में जी रहे हैं इसमें सिर्फ आप बुरे को बुरा कह करके बच नहीं सकते हैं, आपको अच्छे के साथ खड़ा भी होना पड़ेगा। मैं खड़ा हूं। लेकिन जैसे आपने अभी बात की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, हमने खुद असम के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि जब वो राहुल गांधी से मिलने गए तो राहुल अपने डॉगी से साथ खेलते रहे, उनकी तरफ देखा तक नहीं। मुझे लगता है कि ये नितांत झूठ है, ऐसा नहीं किया होगा राहुल जी ने। और वो तो मुख्यमंत्री महोदय कांग्रेस के बड़े सच्चे सिपाही थे, उनके पुराने भाषण उठा के देखिए तो जो जो उन्होंने कांग्रेस के प्रति वफादारी के बोल बोले हैं उसको इन दिनों जब वो खुद सुनते होंगे तो मुझे लग रहा है कि शर्मिंदा होते होंगे। तो ऐसा ही कुछ झूठ बहुत सारे नेताओं ने राहुल जी के बारे में फैलाया। राहुल जी बहुत विनम्र व्यक्ति हैं, और जब मैं पहली बार मिला तो ये सोच के उठा था उनके दरवाजे से कि इस इंसान से तो देश के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, इनकी इमेज बदलेगी, ये ऐसे है ही नहीं है जो इनके बारे में देश को बताया जाता है। और मुझे खुशी है कि फिर राहुल जी एक दिन भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो लाखों लोग उनसे मिले, करोड़ों लोग उनसे मिले। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि अगर वो मुझसे मिल लेते तो असम में कांग्रेस नहीं टूटती, असम में कांग्रेस नहीं नीचे जाती। देखिए, आप जब किसी दरवाजे को छोड़कर किसी परिवार को छोड़ के जाते हैं तो लगभग ऐसा ही आरोप जो है ना, वो जो नकचढ़ी बहुएं होती हैं ना, वो ऐसा ही परिवार पे आरोप लगाती हैं कि सास ऐसी थी हम इसलिए घर छोड़ के चले गए, पति ऐसा था हम इसलिए घर छोड़ के चले गए। मुझे लगता है कि एक बहुत सारे और भी लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं। अशोक चौहान कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, कभी आप एक शब्द उनका इस तरह का नहीं सुनेंगे। आप और भी नेताओं के ऐसे शब्द नहीं सुनेंगे जिन्होंने मर्यादा को बचा के रखा। लेकिन मैं गांव में एक बड़ी कहावत सुनता था कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। कुछ लोगों में होड़ मची है कि कितना बुरा बोल दो ताकि सत्ता पक्ष के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनकी नजर में आ जाओ। तो वो नजर में आने की कोशिश है और उसका परिणाम अभी झारखंड में दिख गया। अति बोलना जो है ना, कभी कभी इंसान को बहुत नुकसान देती है। तो पार्टी को भी नुकसान हुआ झारखंड में, इतनी अति उन्होंने बोली कि आज भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो मुझे लगता है उनसे मिलने को तैयार नहीं। लेकिन जो आप बता रहे हैं परिणाम तो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी देखने को मिला। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, राहुल जी से आप मिले, आपने कहा आपका एक परसेप्शन टूटा। सब लोग जानना चाहेंगे कैसे हैं राहुल गांधी इन पर्सन, क्या शौक हैं, क्या पसंद करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं? बहुत पढ़े लिखे। मैं सिर्फ एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा। मैं जब राहुल जी से मिला तो मैंने उनसे पहली बार कहा कि आप बाकी और अलग अलग विधा के लोगों से मिलिए, राजनीति के अलावा। तो उन्होंने कहा कि मतलब, मैंने कहा आप साहित्य से जुड़े हुए लोग, चौराहों पे बैठ के बकैती करने वाले लोग, कवि सम्मेलनों से जुड़े हुए कवियों से मिलिए। तो उन्होंने कहा एक आध बार कुछ लोगों को बुलाना। मैं लेके गया तो उसमें एक बड़े विद्वान थे, समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, उनसे बहस करनी शुरू की, बातचीत करनी शुरू की उन्होंने। तो उन्होंने विवेकानंद जी के बारे में बात करनी शुरू की कि आप विवेकानंद जी के बारे में क्या विचार रखते हैं। जब उन्होंने बताया तो राहुल गांधी जी ने 8 किताबों का रेफरेंस दिया कि मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। विश्वास करें, अभी इन दिनों एक नए सोशल मीडिया के बड़े नैरेटिव सेट करने वाले, दलितों पिछड़ों की राजनीति करने वाले हैं, वो भी गए थे उसी महफिल में, और 2 मिनट राहुल गांधी जी के सामने नहीं बात कर पाए थे। विश्वास करिए, मैं चश्मदीद रहा हूं, नाम नहीं लूंगा। तो मतलब बहुत अच्छे हैं और बहुत उनको अच्छा लगता है बातचीत करना हर विषय पे बहुत खुले दिल से। और मुझे लगता है कि ऐसे ही नेता देश में होने चाहिए जो हर विषय को बड़ी सहजता और सरलता से, आलोचना भी सरलता से सुन लें। राहुल जी में ये खूबी है और मैं चाहता हूं इस देश के नौजवानों से, ठीक है पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, आप किसी भी विचारधारा से प्रेरित हो, लेकिन संवाद जरूरी है देश में। राहुल जी को आप सुनिए, राहुल जी से मिलिए, राहुल जी से बात करिए, जो भी मौका बन सके, कहीं सेमिनार में हो, कहीं हो, तो आपको अच्छा लगेगा। और अब तो संसद में हम देख रहे हैं प्रियंका जी भी आ गई हैं, उनकी डेब्यू स्पीच भी हुई।
क्या चर्चा हुई कैंटीन में, किसकी स्पीच ज्यादा पसंद आई, कैसा रिएक्शन था कांग्रेस के सांसदों का? नहीं, अब आप एक छोटे भाई से कहेंगे कि बहन की स्पीच अच्छी थी कि भाई की स्पीच थी, आप मुझसे कहेंगे कि आपकी बाईं आंख अच्छी है कि दाईं आंख अच्छी है, तो मेरी तो दोनों अच्छी है, मुझे दोनों प्रिय हैं। मैं दोनों की स्पीच बहुत अच्छी रही। प्रियंका जी के भाषण में उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, उनको हिंदी पे बहुत अच्छी पकड़ है, तो उनकी भाषा शैली आकर्षक है। राहुल जी के भाषण में कंटेंट अलग तरह का होता है, जो वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जो उन्होंने द्रोणाचार्य की कहानी के भरोसे सहारे एकलव्य के कटे हुए अंगूठे को प्रतीक बना करके जो देश के युवाओं का अधिकार लुट रहा है, उसके बारे में जो उन्होंने नैरेटिव बनाया वो बहुत अच्छा है, बहुत कमाल है। देखिए, बातों से चमत्कार उत्पन्न कर देना और झूठा नैरेटिव सेट कर देना, वो वाक्पटुता एक अलग चीज है, लेकिन नेता का काम होता है देश को एक विजन देना और एक सच देश के सामने रखना, उससे कोई खुश रहे या नाराज हो। राहुल जी में वो बात है, राहुल जी वो साहस खुद में रखते हैं कि वो बहुत ऐसी बात भी बोलेंगे जो तमाम बौद्धिक तबके के लोगों को कभी कभी बुरी भी लगती है कि नहीं, राहुल गांधी ने ये क्या बोल दिया, इससे तो राजनीतिक नफा नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं राहुल गांधी को इसलिए पसंद करता हूं कि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि राजनीति का नफा नुकसान अपनी जगह, लेकिन जो सच्चे मुद्दे हैं उसको मैं बोलूंगा, उसको खड़ा होकर लड़ूंगा, क्योंकि संविधान जो है उसको बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। आज जो खतरे हैं उनसे लड़ने का जो साहस राहुल जी में है वो बहुत कमाल है, इसलिए मैं उनका प्रशंसक हूं। आपने अभी अभी जिक्र किया कि वो फैमिली की तरह हैं। एक हमारे साथ एडिटर साहब हैं जिन्होंने इस फैमिली को कवर किया है, काफी सीनियर जर्नलिस्ट है। विनोद जी, आपका सवाल। फैमिली को नहीं, मैं उस पार्टी को कवर किया है। शो नहीं, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कुछ नज्म लिखी है कोई राहुल गांधी पे या प्रियंका गांधी पे? नज्म मतलब मैंने 4 मिसरे लिखे हैं, मैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने नज्म लिखे। सवाल नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो सुनाएं, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगा। मैंने 4 मिसरे कहे थे, मैं तरन्नुम में सुनाऊं या तहत में सुनाऊं? तरन्नुम में सुनाओ भाई। तरन्नुम में सुनाना है। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। मैं जो बात कह रहा था कि जो साहस है उनमें, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। और बहुत महत्वपूर्ण बात ये, मैं इससे जुड़ा एक वाक्या सुनाऊंगा। हम तमाम सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे, साल भर पहले की बात है, और हम एक साथ 70 से ज्यादा सांसद डिटेन किए गए। किंग्सवे कैंप थाने में हम सारे लोग रखे गए, उसमें राहुल जी भी बैठे थे। पहली बार, राहुल जी ने आज तक कभी मुझे मंच पे नहीं सुना है, और मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि राहुल जी ने इतनी मुलाकातों में मुझे सांसद बनाया, टिकट दिया, नेता बनाया, लेकिन कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि इमरान तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। यहां जन्म कुंडली निकाली जाती है किसी को कुछ देने से पहले। तो पहली बार उन्होंने, हम सब बैठे थे, ये हुआ कि 4-5 घंटे यहां डिटेन रहना है तो कुछ सब अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। कोई गाना सुना रहा था, कोई कुछ सुना रहा था, तो मैंने 4 पंक्तियां उनको सुनाई। वो अपने हाथ से मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे। और साहस की बात यह है कि मैं राहुल को अपनी कविता में राहुल कह रहा हूं, राहुल जी नहीं कह रहा हूं, और वह उस कविता को सुन रहे हैं, सराह रहे हैं। यह खूबी है राहुल जी। विनोद जी, देखिए, पॉलिटिक्स से संबंध रखने वाले बहुत से शायर, बहुत से कवि हैं। अगर आप साहिर को सुने तो वो भी राजनीति की बात करते थे अपनी कविताओं में। जी, हबीब जालूब तो हाँ स्टेज से बोलते थे कांग्रेस की एक टाइम पे, इलेक्शन फ्रीडम स्ट्रगल की से पहले। और फैज़ साहब ने जो शायरी की है, जो लाइनें लिखी हैं, वो दुनिया भर उसको दोहराती है। वो एक रेबेलस शायर थे। आप में रेबेलन
की भावना कितनी है। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप किसी भी पॉलिटिक्स में किसी भी पार्टी में चले जाते हैं तो एक परिधि में बंध जाते हैं। जैसे परिंदा होता है ना, एक शायर, वो परिंदा है, वो फिर उसको आपने एक पिंजरे में बंद कर दिया। आप पिंजरे का कर्तव्य निभा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। वसीम साहब का एक शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं खुशनसीब हूं कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं और हिंदी साहित्य से मैंने परास्नातक किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो इलाहाबाद आपको एक अलग तरह की खूबी सिखाता है, वहां के चौराहे, वहां की चाय की दुकानें, हॉस्टल की कैंटीन। तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति में शामिल होने के बाद मुझे अच्छा लगता है कि राहुल जी और प्रियंका जी दोनों लोगों ने हमेशा एक बात कही कि राजनीति में आ गए हो, लेकिन जो काम पहले करते थे उसको मत छोड़ना। कवि सम्मेलनों में जाओ, मुशायरों में जाओ, लोगों के बीच जाओ। वो आपको मतलब 100% एकदम राजनीतिक नहीं बना देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके अंदर का साहित्य जिंदा रहे। और मैं हमेशा से, आज भी मैं उसी तेवर के साथ कविताएं लिख रहा हूं, उसी तरह से पढ़ रहा हूं। जिन मुद्दों पे मैं पहले बोला करता था, सियासत और सत्ता की आंख से आंख मिला करके, मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना। मैं लड़के बोल रहा हूं। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, जहां भी आपको लगे कि मेरी कलम में धार कम हो रही है, आप मुझे बताइएगा। आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कान पकड़िएगा और कहिएगा कि थोड़ी धार और लाओ, कुंद हो रही है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपके पाले में खड़ा मिलूंगा। आपका कर्तव्य है अपने नेताओं का कान पकड़ना भी, बहैसियत शायर। एक बड़े शायर, बड़े हिंदी के कवि होते थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो जो मैं बताता हूँ अभी। उन्होंने पंडित जी के मरने के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इतना आइकॉनिक फिगर, उनके देहांत के बाद लाइनें लिखी थी, टिक 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 टिकर बोला, पंडित जी नहीं रहे, पर जब तक रहे प्रधानमंत्री रहे। बड़ा कटाक्ष है ये। आपका उस पर रिएक्शन? जिन्होंने कविता, आप जिन कवि का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके साहस को भी सलाम करूंगा और कांग्रेस पार्टी और बाद के नेताओं की सहनशीलता और साहित्य के प्रति उनके सम्मान का भी शुक्रिया अदा करूंगा। आज आप लिख दें तो स्थिति यह है कि कहीं पत्रकार जेल भेजे जा रहे हैं, कहीं कलमकार जेल भेजे जा रहे हैं। उस समय लोग सुनते थे, नेहरू जी कवि सम्मेलनों में जाके बैठते थे और कवि सम्मेलन सुनते थे, सामने से अपने आलोचना की कविताएं सुनते थे, मुशायरा सुनते थे। आपने अभी जिक्र किया कि आप राहुल जी के साथ एक थाने में रहे और फिर आपने उनके सामने राहुल कहकर कुछ सुनाया और उन्होंने आपत्ति नहीं दर्ज की। आप राहुल जी के साथ काफ़ी लंबा आपने सफ़र किया भारत जोड़ो यात्रा में। यहाँ पर हर एक के मन में एक सवाल होगा, ये राहुल जी को ठंड नहीं लगती है क्या? हमेशा टी शर्ट में दिखाई देते हैं, इतनी सर्दी हो रही है। कल गृह मंत्री जी भी सदन में जब भाषण कर रहे थे तो उन्होंने तंज करके एक बात कही थी कि 54 साल का एक व्यक्ति अपने आप को युवा कहता है। मैं बड़ा अलग से इस पे सोचता हूं। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति इतना फिट है कि 54 साल की उम्र में भी लोग उसको युवा कह रहे हैं, लेकिन 56 साल की उम्र में लोग इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि वो खुद को युवा नहीं कह पा रहे हैं। तो दोनों तरफ से आप कान पकड़ सकते हैं। उनको भाई, वो कोई दैवीय पुरुष तो है नहीं कि वो देवता हैं, वो भी इंसान है। ठंड लगती होगी, लेकिन वो इतने फिट हैं कि 4000 किलोमीटर चले। मेरे तो 2-3 बार पैर के नाखून उखड़ गए, सच में। मैं साथ चल रहा था, सारे नाखून काले पड़ गए, पांव में कई बार छाले पड़े। लेकिन मैं देखता था कि रोज सुबह वो 7 बजे तैयार रहते थे और दिन भर में लाखों लोगों को देखना, उनसे संवाद करना, फोटो खिंचाना, वो कमाल था। मतलब भारत जोड़ो यात्रा मुझे लगता है कि इतिहास के ऐसे पन्नों में दर्ज हुई है कि आज राहुल गांधी जी के बारे में चाहे जो बातें कर लीजिए, चाहे जो नैरेटिव बना लीजिए मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन एक वक्त आएगा कि लोग कहेंगे कि कोई गांधी था अपने दौर में जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सिर्फ एक नारा लगाया था कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, गले से लगाया था लोगों ने। मैं आ रहा हूँ कार्तिकेय, आपके पास राशिद साहब आ रहा हूँ, एक मिनट कार्तिकेय। हाँ। मेरे 2 सवाल हैं आपसे इमरान जी। पहला सवाल ये है कि संभल का मसला बहुत गर्म है उत्तर प्रदेश में, तो उस पर आपकी पार्टी और आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि मामला अदालत के बाहर निपटाया जाना चाहिए? और दूसरा सवाल है कि आपकी पार्टी एक ज़माने में लोग कहते थे कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और अब ये राष्ट्रीय पार्टी जाति पे वोट मांग रही है। ये 2 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी जाति पे वोट नहीं मांग रही। आपका पहला सवाल है कि संभल के मुद्दे पे आपका क्या कहना।
यहां तमाम युवा साथी बैठे हैं, हम किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, इससे हट के एक बात मैं कहना चाहता हूं कि संभल के मुद्दे का हल कैसे होना चाहिए, इससे महत्वपूर्ण यह है कि वो जो 5 नौजवान मारे गए उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा नैरेटिव बना दिया गया कि चर्चा जो है ये हो रही है कि आज पुलिस प्रशासन ने ये बयान दिया, आज ये दिया। जिस दिन से वो 5 बच्चे, नौजवान बच्चे, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं बहुत भावुक हूं। क्या किसी ने एक संवेदना का शब्द, सत्ता में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति ने एक संवेदना का शब्द बोला है? 5 लाशें उठी हैं। इधर 26 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदया संसद में भाषण दे रही थी, मैं सामने बैठा हुआ था, और 162 किलोमीटर दूर संसद से संभल में 5 जनाजे एक साथ उठ रहे थे। छोड़ दीजिए वो हिंदू थे या मुसलमान थे, विजुअल है इस बात के ना कि पुलिस गोली चला रही थी। मैं भी यहां बैठ के बात कह रहा हूं। अगर पुलिस ये कहती है कि वो पत्थर मार रहे थे, तो उन लड़कों को किसने मारा उसका विजुअल आपके पास कहां है? पुलिस जो नैरेटिव बना दे, डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सत्ता के शीर्ष पे बैठे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है? सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से यह कहता है, पुरखे हम सबके गोद में तेरी खाक ओढ़ के लेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं, है ना? इमरान साहब, बीजेपी कह रही है, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुझे हैरत है, ये निकल आया, वो निकल आया। यहां आज भी, कल भी संसद में संविधान पे बहस हो रही है और वहां बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं करेगा इस पे, मीडिया भी बात नहीं करेगी, राजनीतिक दल भी बात नहीं करेंगे। कितना, मतलब मैं एक बतौर इंसान, एक देश का एक जिम्मेदार नागरिक, पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं सवाल पूछता हूं, सत्ता क्यों चुप है? संवेदना के एक शब्द भी क्यों नहीं? हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी जी जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष को क्या अब यह भी अधिकार नहीं रह गया है कि वो जाकर के पीड़ितों से मिल सके? मुझे देश से पूछना है, क्यों नहीं मिलने देंगे? क्या छुपाना चाहते हैं? आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, वो पीड़ित परिवार के साथ मिलना चाह रहे थे। यहां पर बीजेपी बार बार यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस एक लाइन नहीं ले रही, वो ये नहीं बता रही कि आखिर वो है किसके साथ। भाजपा किसके साथ है, सवाल मेरा है। सरकार किसके साथ है? नहीं, वो तो खुल के कह रहे हैं कि हम मंदिर के साथ। हाथ रख करके कसम खाने वाले लोग किसके साथ खड़े हैं? संविधान के साथ, या किसी धर्म के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी जाति के साथ, किसी मजहब के साथ? इंसान के साथ क्यों नहीं है? पीड़ितों के साथ क्यों नहीं? योगी जी कह रहे हैं खुलकर कि अगर वहां पर विष्णु का 10वां अवतार होगा तो हम वहां पर उसी के साथ हैं। अवतार हो, उससे किसको इनकार हो सकता है? भगवान का अस्तित्व सब स्वीकार करते हैं, लेकिन इंसान का अस्तित्व भी तो स्वीकार करिए सत्ताधीश महोदय। ठीक है, राशिद साहब। इमरान साहब, आप एक बहुत ही लोकप्रिय शायर हैं। आपने राजनीति में कुछ चुनौतियां देखते हुए आप उसमें सामने आए और आप उसको, कांग्रेस ने आपको राज्यसभा में महाराष्ट्र से आपको लेके आई। लेकिन क्या वजह है कि आपने मोहब्बत की दुकान शामिल करी, मोहब्बत की दुकान में आप शामिल हुए और उस बात को आपने आगे बढ़ाया, लेकिन जब बटेंगे तो कटेंगे की बात आई महाराष्ट्र में और एक है सेफ है, वहाँ जो कांग्रेस का पूरा ये जो मोहब्बत की दुकान थी वो एक तरीके से बैठ गई, फ्लॉप हो गई। आप एक लोगों के बीच में जाते हैं, आपने वहाँ सभाएं भी की थी, लोग भी आए थे, क्या वजह आपको नजर आती है कि आपकी दुकान नहीं चली और बटेंगे वो कटेंगे वो चल गया? बहुत शुक्रिया रशीद किदवई साहब, बहुत सीनियर हैं, कई बड़ी किताबें लिखी हैं उन्होंने, राजनीति के बड़े जानकार हैं। देखिए, मैं आया, मोहब्बत की दुकान में शामिल हुआ। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूं कि मैं नफरत की दुकान में शामिल नहीं हुआ, और किसी को भी नफरत की दुकान की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो। मैं मोहब्बत की दुकान की तरफ शामिल हुआ। आप क्या कहना है कि महाराष्ट्र में वो दुकान क्यों नहीं चली? हाँ, नहीं चली। मैं भी हैरान हूं। मैंने 30 के आसपास सभाएं की। मैं झारखंड में भी चुनाव प्रचार में था और मुझे तो ग्राउंड पे झंडे भी नहीं दिख रहे थे जो पार्टी अभी वहां सत्ता में आई है। सच्चाई है, जो क्राउड उमड़ के आ रहा था, लोग स्वतः जिस तरह से सामने आ रहे थे, हम सब आशान्वित थे। हरियाणा का रिजल्ट तो सत्ता जिनकी आई है उनके लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि हम कैसे जीत गए। हरियाणा में भी मैं चुनाव प्रचार में था, तो कुल मिला के वो रिजल्ट, सब वहां के गांव के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं, मैं चूंकि वहां से सांसद हूं महाराष्ट्र से, वो खुद कह रहे हैं कि भाई पूरे के पूरे गांव ने, अधिकांश लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोगों को वोट दिया, वो वोट गए कहां?
ग्रामीण प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिर वहां कर्फ्यू लगा दिया जा रहा है। उन्हें मॉक पोलिंग का जो एक उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला था मकरवाड़ी में, वो नहीं करने दिया गया। हम भी हैरान हैं। दूसरी बात यह कि मोहब्बत की दुकान अगर एक बार नहीं खुल सकी या मोहब्बत के फूल अगर मुरझा गए तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पतझड़ के साथ चले जाएंगे। हम फिर से बहारें लाने की कोशिश करेंगे, हम फिर से फूल खिलाने की कोशिश करेंगे। ये तो एक मुसलसल जंग है, ये नफरत और मोहब्बत के बीच एक जंग है। अगर हम यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं, आपका पहला प्यार अगर कहीं से आपसे रूठ जाता है, दूर हो जाता है, तो जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं, नए प्यार तलाशने की कोशिश करते हैं। हम लोग आपने साहित्यिक सवाल पूछा था, मैंने साहित्यिक जवाब दिया। 2025 संविधान का अमृत वर्ष है, 75 साल पूरे हो रहे हैं। अच्छा होता कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जश्न मनाते, लेकिन संसद में हुआ कुछ और। निशांत जी, मैं युवा हूं और मैं हर दिन 8 घंटे 9 घंटे रोज सदन में मौजूद रहता हूं। 100% मेरी अटेंडेंस रहती है। मैं एक अच्छे सांसद की तरह मैं सीखने और समझने के लिए वहां पे जाता हूं। मैं पिछले 2 दिन से संविधान पे बहस सुन रहा हूं। आप विश्वास करें, मतलब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। गृह मंत्री जी कल भाषण दे रहे थे और जिस अंदाज में उन्होंने अंबेडकर जी को, जिस अंदाज में उन्होंने कहा ना कि आज एक फैशन हो गया अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। देश के गृह मंत्री की यह भाषा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अंबेडकर भगवान ही हैं। भगवान मानता है उनको। इस देश की महिलाओं को जो अधिकार दिया है उन्होंने, वो भगवान जैसा ही है। तो मुझे लग रहा है, आप कह रहे हैं कि जश्न मनाना चाहिए, तो मेरा भी मन करता है कि मैं जश्न मनाऊं। मेरा भी मन करता। 75 वर्ष हम लेके आए थे संविधान को, कांग्रेस पार्टी संविधान लेके आई थी। आप अंदाजा लगाइए कि पंडित नेहरू को 1947 में जो देश मिला था, वहां से उठा करके देश को कहां लेकर के आए। आज आप उन पुरखों को कोसते हैं। एक मिनट, क्या ये अच्छा है? थोड़ा आपको बीच में रोक रहा हूं इमरान जी, इसके आगे एक मिनट, इसके आगे उन्होंने जो कहा गृह मंत्री ने, सिर्फ उन्हीं का मतलब, असेंबली में इसके आगे, बिल्कुल सारे लोग, तो मैं सबका जिक्र कर रहा हूं। एक सेकंड, इसके आगे गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि ऐसी क्या हो गया था कि अंबेडकर जी को नेहरू जी की कैबिनेट छोड़ के जाना पड़ा। इसके आगे भी तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। वो चीजें इग्नोर हो जाती हैं और खाली इस चीज को पकड़ लिया जाता है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा क्या उन्होंने एक बार भी प्रशंसा की नेहरू जी की? क्या एक बार भी प्रशंसा की उन्होंने मौलाना आजाद की? क्या एक बार भी उन्होंने प्रशंसा की महात्मा गांधी की? क्या एक बार भी प्रशंसा की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों की? उन्होंने खुद खुलकर कहा कि उनको सभी को एक साथ देखना चाहिए। अंबेडकर जी को किसी एक दल की तरह नहीं देखना चाहिए। सिर्फ अंबेडकर जी, देखिए, जब भाजपा नारा महापुरुषों का जब भाजपा एकता का नारा लगाती है तो उसमें क्या उसके जो एकता का नारा है उसमें अल्पसंख्यक हैं कहीं? मेरा सवाल है। और जब अल्पसंख्यकों की बात होती है तो मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपको रतन टाटा नहीं चाहिए? एक मिनट, उनका ये कहना है। मेरा ये पूरा कर लेने दें। क्या भाजपा को अगर सिर्फ बहुसंख्यक वाली बात करनी है तो क्या उन्हें रतन टाटा नहीं चाहिए? क्या उन्हें कलाम साहब नहीं चाहिए? क्या उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहिए? क्या उन्हें होमी जहांगीर भाभा नहीं चाहिए? कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया था? नहीं, कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया? साहब भी उसी समुदाय से आते हैं जिनको लेकर के आप जो भाषण कलाम देते साहब हैं। का नाम किसने प्रपोज किया था? हम अब एक मिनट आगे, एक मिनट जी, क्या नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न नहीं मिला? क्या सरदार पटेल की स्टैचू नहीं बनी? निशांत जी, आपको लगता नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी में जमीन आसमान का? मैं नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय की बात कर रहा हूं। आपको अंतर नहीं। आपने कहा ना किसने नाम प्रपोज किया था? नाम प्रपोज किया था उस दौर में अटल बिहारी। आपको लगता है कि यह भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा है? आपको लगता है? समाजवादी भी अगर आपको लगता है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा नहीं है। नहीं, ये तो हम सेलेक्टिव होकर देख रहे हैं। राम कृपाल जी, हाँ। इमरान जी, बहुत अच्छा लगा आपको, मैं सुनता रहा हूं पहले भी। धन्यवाद। एक मेरा बेसिक सवाल है कि जब से आप बात कर रहे हैं तो इस समय जो सत्ता पक्ष है सारी उसकी बुराइयां गिनाते गए और राहुल जी और प्रियंका जी की आपने बहुत तारीफ की। मैं मानता हूं और आपकी किसी बात से मैं ऐतराज नहीं कर रहा हूं। मेरा यह सवाल है कि इलेक्शन दर इलेक्शन आप अगर राजनीति में हैं तो कोई लक्ष्य होगा। पहली बात तो मैंने कई नेताओं से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है।
जैसे इंदिरा गांधी कहती थी कि सत्ता में पहुंचना है, दिग्विजय सिंह से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है। एक और जयराम रमेश से मैंने पूछा, उन्होंने कहा बीजेपी को हराना है। तो पहली बार तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि राहुल और प्रियंका जी का लक्ष्य क्या है, और अगर लक्ष्य हराना है तो मैं ये पूछ रहा हूं कि बार बार आप इसमें फेल क्यों होते हैं। तो एक चीज, रणनीति की गलती है या आप जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, कोई कमी तो होगी आप लोगों में ना, ठीक है सर, कि जिसका कारण आप बराबर विफल हो रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं बचपन में मुनव्वर राना का एक शेर सुना करता था कि शरीफ इंसान क्यों आखिर इलेक्शन हार जाता है। किताबों में तो ये लिखा है रावण हार जाता है। हाँ, हम इलेक्शन हार जा रहे हैं। लक्ष्य, मुझे लगता है कि राजनीति में आने के बाद सिर्फ एक लक्ष्य नहीं होता है। बड़े नेता का तो बिल्कुल एक लक्ष्य नहीं होता है। राहुल गांधी जी का लक्ष्य जो है, जो मैं समझ पाया हूं, ये सवाल पूछना भी मुझे लगता है कि समीचीन नहीं था, मैंने उनसे कभी पूछा भी नहीं, लेकिन राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, मुझे लगता है हर राजनीतिक दल का और हर शीर्ष नेतृत्व का एक लक्ष्य होना चाहिए। जो संविधान है देश में, उस संविधान को बचाना और उस संविधान के मुताबिक सत्ता को चलाना सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, यह सही है कि जब तक जीतोगे नहीं, सत्ता में आओगे नहीं, संविधान को इंप्लीमेंट कैसे कर पाओगे। लेकिन इसीलिए उस संविधान ने एक प्रारूप भी रखा है ना कि अगर आप सत्ता में नहीं और विपक्ष में हैं तब भी आप मजबूती से लड़ाई लड़ सकते हैं। आज हालत ये हुई कि हम जब सुबह बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे तो 2 बजे तक के लिए हाउस को एडजर्न करना पड़ा। ये विपक्ष की ताकत है, और विपक्ष इस बार इतना मजबूत है कि कल 1 नेशन 1 इलेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और तुरंत उसे जेपीसी को भेजना पड़ रहा है। तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हम आज विपक्ष में हैं, जो सत्ता पक्ष में है वो कई साल 2 सांसदों के साथ थे, तो ये उतार चढ़ाव, हार जीत आती रहेगी। लेकिन इसी में आपको लोकतंत्र के प्रारूप को सत्ता पक्ष के लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। केवल एक लाइन का, बिल्कुल, आप उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री थे, ये बात 1990 की है। 34 साल हो गए, तब न तो अमित शाह थे, न नरेंद्र मोदी थे, न आज की बीजेपी थी। 34 वर्ष से आप उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आपने सोचा, आज की मौजूदा सत्ता तो मैं मान ले रहा हूं तमाम चीजें होंगी, ठीक है, लेकिन 34 साल से आप उत्तर प्रदेश में नहीं है। हम वहां सत्ता में नहीं है, हम ये बात को स्वीकार करते हैं। और कमियां तो जाहिर सी बात है, हम अगर सत्ता में नहीं है, हम राजनीतिक तौर पे बहुत ज्यादा सत्ता के करीब नहीं है, तो कमियां तो रही हैं, बुजुर्गों से होती हुई यहां तक आई हैं, उसे सुधारना है। लेकिन हम आपको ये आश्वस्त करते हैं, हाथरस हो, संभल हो, किसी भी पीड़ित परिवार हो, बिजनौर हो, मुजफ्फरनगर हो, आप जब भी नजर उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, जब भी जरूरत पड़ी है ये लोग पीड़ितों के साथ वहां जरूर खड़े नजर आए। ये मैं तथ्य के साथ ये बात कह रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी सांगठनिक तौर पे वहां काम कर रही है। हमने गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन बना और हमने लोकसभा में एक शानदार रिजल्ट दिया। हो सकता है आने वाले 27 में आप देखें कि हम सत्ता के साथ हों। इमरान जी, इंडिया गठबंधन वहां आपने जो कहा, इसमें कोई शक नहीं कि वो लोगों के साथ खड़े होते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो एकदम वहां पर पहुंच रहे होते हैं, लेकिन वोटर आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। इसको लेकर क्या आत्ममंथन चल रहा है? इसको लेकर क्या इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है? देखिए, चुनाव जीतना एक अलग तरह का मैनेजमेंट है, और लड़ना, लड़ाई लड़ते रहना सड़क से संसद तक एक अलग बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूं और देश के युवाओं को यह आश्वस्त भी कर रहा हूं कि हम उस पर भी रणनीतिक तौर पे बहुत काम कर रहे हैं। और हरियाणा और महाराष्ट्र का रिजल्ट हमारे भी गले के नीचे नहीं उतर रहा है, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में बिहार, असम और दिल्ली के चुनाव में हम आपको और प्रोग्रेसिव होकर के पूरी मजबूती के साथ लड़ते हुए दिखेंगे और शानदार रिजल्ट भी देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, या जीतते हुए दिखेंगे? अंततोगत्वा जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण है। सवाल यही होता है, एक वोट से जीत के आए, अब 10 लाख वोट से जीत करके आए, माना यही जाता है कि वो जीत के आया। तो जाहिर सी बात है, अब हम उस पर काम कर रहे हैं और एक नई पीढ़ी आई है राहुल जी के साथ, कदम से कदम मिला करके कुछ नए युवा सांसद, युवा नेता, युवा विधायक आए हैं। कुछ दिन में हम आपको परवीन शाकिर ने कहा था, हर दफा जीत जाना ही जरूरी नहीं, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े। खैर, सुना दीजिए वैसे, अगर आप सुना पाए। नहीं, वो उनका शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है,
मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े। तो बीजेपी यही कह रही है कि वो 89 बार हार के मुस्कुरा ही रहे हैं। वो तो कभी कभी जीत के भी रोना रोते रहते हैं। अच्छा, मैं तो बड़ी मजे की बात कहूं, हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, आपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को राज्यों में जश्न मनाते देखा क्या? नहीं देखा होगा, सच बात कह रहा हूं। सिर्फ भाजपा के मुख्यालय में एक जश्न मनाया गया, उसके अलावा दोनों राज्यों में कहीं भी जश्न मना, सरकार बन गई जश्न मनाते नहीं देखा। कुछ तो है जिसकी पर्दा, उन्हें खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि कैसे जीत गए। अरे आप, मुझे हैरानी होगी इमरान साहब, नहीं इमरान साहब, आप पता नहीं आपने क्या देखा क्या नहीं देखा, लेकिन उस दिन तो भाजपा के दफ्तर में देवेंद्र फडणवीस के घर पर, एकनाथ शिंदे के घर पर ढोल नगाड़े पटाखे मिठाइयां, खूब जश्न हुआ। देखिए कलेक्टिव यहां तो हुआ ही ना। मोदी जी ने तो लंबा सा भाषण दिया, फडणवीस जी ने भी भाषण दिया होगा, वो हुआ ना, सेंट्रिक हुआ। लेकिन जो एक एक विधायक, एक एक ग्रामीण अंचल में सच में सन्नाटा है। आप अपने रिपोर्टर भेज दीजिए महाराष्ट्र के गांव में, कहीं भी अगर आपको जश्न दिख जाएगा, मैं वहां से सांसद हूं, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, नहीं दिखेगा आपको जश्न, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। राजगोपालन जी, मुझे ये कविता में आप जवाब दे दीजिए, अच्छा होगा। सर आप कविता में सवाल पूछिए, मैं कविता में कविता लेकिन ममता बनर्जी क्यों छोड़ करके जा रही है? कहाँ गई? उद्धव ठाकरे क्यों छोड़ कर कहाँ गए? ओमर अब्दुल्ला ने क्यों बोला कल राहुल गांधी से ईवीएम से नफरत है, 100 सीट कैसे जीता? इसको सविता में इंडी गठबंधन कम से कम अनदर 5 ईयर्स में सत्ता में आएगा नहीं, क्योंकि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में ये कहा सीताराम केसरी को दरवाजा बंद करके बाथरूम में मरा है। उसको जवाब कविता में दे दीजिए। सबसे पहली बात तो मेरा, कविता में दे दीजिए। आप हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी से भी ज्यादा उम्र के हैं, दादा की उम्र के हैं, आप इंडी गठबंधन क्यों कह रहे हैं? इंडिया क्यों नहीं कह रहे? तो इंडी गठबंधन नहीं, इंडिया कहीं आप, वो आता ही नहीं, निकलता ही नहीं मुंह से ना। बोलते सारा भाजपा का बनाया हुआ नैरेटिव है कि इंडिया में से ए हटा दीजिए और इंडी बोलिए उसको। दूसरी बात ये, सारे के सारे टीवी वाला तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सीताराम केसरी जी के साथ ये किया। नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या कहा था? रेनकोट पहन के नहाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के 10 भाषण सुनाऊं, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, प्रधानमंत्री की एक भाषा, ये तो प्रधानमंत्री की एक भाषा ये तो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा, और चूंकि वो वाक्पटु भी हैं, भाषाई चातुर्य भी उनको आता है, फिर भी जब ऐसी भाषा वो बोलते हैं तो मुझे लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, नहीं बोलनी चाहिए। इमरान साहब, मैं ममता जी कहाँ जा रही हैं? उनका सवाल ये है, राजगोपालन जी का सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि ममता जी का नेतृत्व रहेगा, शरद पवार ने भी इसका समर्थन कर दिया है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि ईवीएम को लेकर, चाहे उमर अब्दुल्ला ने कहा ईवीएम को लेकर आप लोग सवाल खड़े मत करिए, इसको लेकर कोई इफ एंड बट नहीं। देखिए सर का 2 सवाल है। पहला ये कि ममता जी इंडिया नेतृत्व की बात क्यों कर रही हैं किसी और? ये अच्छी बात है ना कि इंडिया गठबंधन में इतना आंतरिक लोकतंत्र है। ये राहुल गांधी के और एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुनिए। इमरान साहब इसको दूसरी तरीके से पेश करूं। देखिए क्या है कि आप तो शायर हैं, आप जज्बात की अक्कासी करना आपको आता है। आपने अपने विपक्षियों के बारे में, विपक्ष के लोगों के बारे में आपने सारी बातें कही। यहाँ राजगोपाल साहब ये पूछ रहे हैं, अपनों के बारे में पूछ रहे हैं, तो अपनों के बारे में आप कुछ बताएं, कुछ शेर व शायरी के जरिए। जैसा पुराना एक शेर भी है ना कि पैरों में कहाँ दम था, हाँ मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। क्या वो कैफियत आ गई है? देखिए भाई इमरान भाई, पहली बात एक सेकंड, कम से कम मैं, विनोद, रशीद, राम कृपाल, चाचा, उनको भी शामिल कर लीजिए। उनको भी ये लेटर एंट्री यंग आपको जो जोड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कम से कम 1980 से मैं कांग्रेस का कवर कर रहा हूँ, विनोद जानते हैं कि कांग्रेस क्यों इतना गिरावट आ गया है, ये बताइए ना जी। ऑर्गेनाइजेशन में 16 राज्य में आपका यूनिट नहीं है। आपका जो पहला सवाल है, 3 यूनिट में सरकार है। आपका जो पहला सवाल है कि ममता जी दावेदारी पेश कर रही हैं, कोई और दावेदारी पेश कर रहा है। सबसे मैं तो इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि आंतरिक लोकतंत्र है इंडिया गठबंधन में कि हर व्यक्ति अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कह रहा हूं कि हमारे गठबंधन में इस लेवल के नेता हैं कि सब राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है उसमें से कोई नेता है, किसी में मजाल है कि ये बात बोल दे कि हम नरेंद्र मोदी जी की जगह हमने, आप उम्मीद करते हैं कि चिराग पासवान ये बोल सकते हैं? आप उम्मीद करते हैं कि उनका एकनाथ शिंदे बोल सकते हैं? मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने। इमरान जी, लेकिन क्या कांग्रेस में, क्या राहुल गांधी जी को
ये कबूल होगा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें? सबसे पहली बात तो निशांत भाई, आप पत्रकार हैं, आधिकारिक तौर पे राहुल गांधी जी क्या नेता हैं क्या इंडिया गठबंधन के? नहीं। सवाल कहां खड़ा होता है? नहीं, सुनिए, नहीं, लेकिन क्या कबूल होगा? क्या कांग्रेस चाहेगी कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को लीड करे? देखिए, कोई भी लीड करे, हमारी जो कोशिश है, हमारा जो मकसद है, वो अंततोगत्वा यही है कि लोकतांत्रिक मूल्य बचें, संविधान बचे। हम हर कुर्बानी देने को हमेशा तैयार रहते हैं और ये झगड़ा ही नहीं है। ये दरअसल भाजपा क्या करती है, मुद्दों से ध्यान हटाना है। अब चूंकि घिरी हुई थी एक उद्योगपति, पता नहीं आपके चैनल पे मैं उनका नाम ले सकता हूं या नहीं, ले ही सकता हूं, संसद में घिरी हुई थी अडानी के मुद्दे पर, तो उससे ध्यान कैसे भटके, तो एक शिगुफा उछाला गया कि इंडिया गठबंधन में नेतृत्व पर झगड़ा शुरू हो रहा है। फिर चैनलों को भेज दिया गया कि इसी पे सवाल पूछो। सारे चैनल उसी पे सवाल पूछने लगे। 2 दिन के लिए वो मुद्दा हट गया, क्योंकि डेली संसद परिसर में, संसद के अंदर लगातार नहीं, लेकिन आप सवाल उठ रहे थे। सच बात इमरान साहब, ये बात शरद पवार की तरफ से आई, ये बात अभिषेक बैनर्जी की तरफ से पलट करके, निशांत भाई, कभी आपने पलट के उनसे पूछा कि एक दिन उन्होंने जो एक बात कह दी थी उसके बाद अब लोग क्या बोल रहे हैं? कभी आपने पलट के पूछा, फॉलो अप लिया उसका? नहीं, लेकिन आप, होता क्या है ना, मैं सदन परिसर से बाहर निकल रहा हूं, आप सबसे भी बता रहा हूं, कैमरामैन तैयार खड़ा है, तमाम चैनल वहां तैयार खड़े हैं, बिना कुछ बोले, हमें सवाल का पता भी नहीं है, मेरे मुंह पे माइक लगा दिया गया, ऐसा बोला है उन्होंने। अब आप भाग तो सकते नहीं, आप यस नो या एक सामान्य सा जवाब दे देते हैं। वो जवाब आपको सूट करता है और वो जवाब भाजपा को भी सूट करता है, तो उस जवाब को सोशल मीडिया पे ऐसा प्रसारित कर दिया जाता है जैसे जंग छिड़ी हुई है इंडिया गठबंधन में। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया गठबंधन बहुत सामान्य तरीके से चल रहा है। अब मैं सर एक लाइन पे, अगर राम गोपाल, एक लाइन, हमारा बड़ा वायरल सेगमेंट एक है और बड़ा पॉपुलर है। मैं चाहूंगा आप लोग हर सवाल पर जोरदार तालियां बजाएंगे। इमरान साहब, मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलूंगा, ये रैपिड फायर चल रहा है हम लोग यहां पर, बस इतनी दूरी तक आइए, प्लीज आइए। और देखिए क्या है, यहां पर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको यहां खड़ा होना है, आपको यहां खड़ा होना है, यहां पर मैं तस्वीर दिखाऊंगा और आपको एक चुनना है उसमें। इमरान साहब, थोड़ा सा आपको अंदर आना पड़ेगा और इसमें आपको चूज करना ही पड़ेगा, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, बचने का रास्ता नहीं है। और जोरदार तालियां हर सवाल पर। आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? तैयार हैं? ओके, चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड का। हमारा पहला सवाल दिखाइए जरा। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय कौन, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी? सबसे पहली बात तो है कि आप राहुल जी को सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं कर सकते। राहुल जी राष्ट्रीय नेता हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं अभी बस। नहीं, मैं अखिलेश जी भी बहुत शानदार नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ है, तो हम दोनों गठबंधन में हैं। तो मुझे लगता है कभी कभी कि ऐसी परिस्थिति आप किसी के सामने क्यों लाते हैं कि 2 भाई उसके सामने खड़ा कर दें कि भैया इसमें से बताओ इसके अंदर ज्यादा प्रतिभा है। राहुल जी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहे हैं और अखिलेश जी हर इंटरव्यू में आपके चैनलों पे भी शायद बोल चुके हैं कि मेरा लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति है। तो मुझे लगता है ये सवाल ही नहीं बनता है, दोनों लोकप्रिय हैं। अच्छा, आप शायर हैं, मैं चाहूंगा हर जवाब पे, हर सवाल पे जोरदार तालियां बजे और खूब 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 हौसला अफजाई के जो जोरदार तालियां हो अगले सवाल से पहले। चलिए, अब ये सवाल तो आपने आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है, अगला सवाल दिखाइए। इसको आउट ऑफ सिलेबस मत करिएगा, ये आप ही के सिलेबस का सवाल है। बेहतर कवि कौन है, कुमार विश्वास जी, मनोज मुंतशिर जी या मुनव्वर राणा जी? देखिए, एक चुनना है। सवाल में मैं एक क्लियर जवाब दूंगा इसका। मुनव्वर राणा कम से कम 1 लाख किलोमीटर आगे हैं दोनों से। ठीक है, मतलब कोई जोड़ ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं। ठीक है, अभी आप जो नाम लेके सोच रहे थे कि नाम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, हम ले लेते हैं, लेकिन जोरदार तालियां हो, जोरदार तालियां। अगले सवाल से पहले आइए जरा, दिखाइए जरा यहां पर हमारा अगला सवाल क्या है, प्ले करिए। बेहतर उद्योगपति कौन, गौतम अडानी या जॉर्ज सोरोस? पहली बात तो ये कि इनका तो मतलब इनके बारे में तो मुझे लगता है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी वो ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उनके बेटे का नाम जुड़ा। कई भाजपा के सहयोगियों के साथ सहयोगी ऐसे हैं जिन्होंने इनके फाउंडेशन से वो लिया है, फंड लिया है। वो बहुत अच्छे उद्योगपति हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार से कैसे काम लेना है और सरकार को अपना बना के कैसे रखना है। मतलब
दोनों में बेहतर कौन देश है? का प्रधानमंत्री जिसके लिए काम करे उससे बड़ा उद्योगपति कौन हो सकता है? ठीक है, आप इन दोनों में से एक को किसको चुनेंगे? नहीं मतलब भाई हम इन दोनों में से तो कोई भी मुझे गोद ले ले मैं तो खुश ही रहूंगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल जरा प्ले करिए। अगला सवाल जो है उसके लिए जोरदार तालियां हो पहले। बेहतर नेता कौन, अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी? दोनों जनप्रतिनिधि रहे हैं, ये कई बार के विधायक रहे हैं, वो कई बार के सांसद रहे हैं, और मैं जिस क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था वो फूलपुर से सांसद थे, तो दोनों हैं नहीं, तो मुझे लगता है कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में बतौर जनप्रतिनिधि नहीं, एक को मैंने कहा ना कि मैं इस पे चूंकि मैं उस क्षेत्र में रहता था तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको उनसे फायदा हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा, दोनों की छवि अलग अलग तरीके से अलग अलग दुनिया में गढ़ी गई है। तो आप बस टच करने वाले थे फिर पीछे हट गए। कौन है बेहतर नेता? नहीं आप मतलब आपके हिसाब से तो सवाल का जवाब नहीं दूंगा ना। बिल्कुल नहीं, अपने हिसाब से बता दीजिए। शब्द है, मैं यही तो जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से बेहतर कौन है? नहीं अब मुझे लगता है कि देखिए फिर से सवाल देखिए, बेहतर नेता कौन? नेता देखिए, अगर इस पैमाने पे आप जाएंगे तो वो सांसद और विधायक दोनों रहे, ये सिर्फ विधायक रहे, लेकिन मैंने कई टीवी चैनलों पे, देश के बड़े चैनलों पे इनके लिए प्रोग्राम्स देखे हैं, रॉबिन हुड वाले प्रोग्राम्स देखे हैं मैंने, चैनलों पे देखे हैं मैंने, मैं आपको उनके लिंक्स भेज दूंगा। अरे आप चैनलों पे कहां जाते हैं, आप तो खुद अनुभव करके बताते हैं। चैनल सब कुछ। चलिए, इसको भी आपने आउट ऑफ सिलेबस लगभग कर दिया। अगले सवाल के लिए जोरदार तालियां हो और हम उम्मीद करते हैं इसका जवाब हमें मिले। एक में आइए जरा, दिखाइए जरा, ये है बेहतर वक्ता कौन, असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी? जब मैं खड़ा हूं तो आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, पर्सनल चॉइस। और अभी इस सवाल में आप आउट ऑफ सिलेबस है, इन दोनों में से एक बताइए। मैंने कहा ना जब मैं खड़ा हूं तो ये सवाल बनता ही लेकिन इन दोनों में से कौन बेहतर वक्ता लगता है? नहीं, मैंने कहा ना सवाल बनता ही नहीं। मैं अभी तक आप सवाल को आउट ऑफ सिलेबस कर रहे थे, अभी आप आउट ऑफ सिलेबस है, इन दोनों में से बताइए। नहीं, मैं तो हमेशा प्रासंगिक हूं जब तक ये शो चलेगा अभी आज क्योंकि मुझे से सवाल। वैसे आपने उनकी बड़ी तारीफ की है कई बार, अकबरुद्दीन जी की। नो डाउट, उनके फैक्ट्स, उनकी भाषा ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अकबरुद्दीन जी की भी आपने कई बार तारीफ की है। मीडिया के पसंदीदा ये हैं, आपके भी हैं, आपके। अच्छा ये बता दीजिए, थोड़ा सा ट्वीक करता हूं, आपके इन दोनों में से पसंदीदा कौन है? नहीं देखिए, पसंदीदा जैसा मतलब कोई शब्द मुझे नहीं लगता कि हमारे नेता और हमारे पसंदीदा आप पूछेंगे तो राहुल गांधी हैं। ठीक है, अब जो अगला सवाल है वो सारे एडिटर्स और सारी ऑडियंस जरूर जानना चाहेगी। जोरदार तालियों के साथ हमारा अगला सवाल पेश करिए जरा, दिखाइए। हमारा अगला सवाल है, सदन का बेहतर संचालक कौन, धनखड़ साहब या ओम बिरला जी? आपने पहली बार मुंह मोड़ा है। मैं पहली बार। देखिए एक्चुअली मैं सदन का सदस्य। आप क्रिकेट खेलते थे क्या? मैं, हाँ क्रिकेट। तो आप डक बहुत कर रहे हैं मैं देख। नहीं, मैं मतलब मुझे लगता है कि सच बात है कि सदन का संचालन सही से कहीं नहीं हो रहा है, दोनों जगह। लेकिन इन दोनों में से कोई एक तो बता दीजिए। नहीं, इस सत्र में लोकसभा ज्यादा चली है, राज्यसभा कम चली है। मतलब ओम बिरला जी? हाँ वही है शायद। हालांकि ठीक है, चलिए, उनके पास भी बड़ा भाषाई चातुर्य है। वैसे ये कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए कांग्रेस पार्टी में। जोरदार तालियां। आइए जरा, मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा और थोड़ा सा मैं संविधान पर आता हूं, फिर हमारे एडिटर्स कुछ पूछना चाह रहे थे। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने 6 दशक में करीब 75 बार संविधान को बदला, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि संविधान खतरे में है। संविधान बदला हो सकता है, यह संविधान ही कहता है कि उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। बात क्या होती है ना कि आपकी मंशा क्या है, आपकी मंशा क्या है। कांग्रेस ने जब भी बदलाव किया, 1947 में देश हाथ में आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी अगुवाई करनी शुरू की, संविधान मिला 2-3 साल बाद देश को। उसके बाद देश की बेहतरी के लिए और अविवादित रखने के लिए जो चीजें समय के साथ बेहतर होती गई, वो अमेंडमेंट्स भी होते रहे। मैं कल प्रोफेसर मनोज झा की प्रशंसा करूंगा, कल उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया कि जब आप एक घर बनाते हैं ना,
तो जो पहला फ्लोर होता है, जो नींव होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर आप कितना भी अच्छा गुंबद बना लीजिए, कितनी भी अच्छी मीनार खड़ी कर लीजिए, कितना भी अच्छा झूमर लगा लीजिए, लेकिन बिना नींव के और फाउंडेशन के तो कुछ नहीं हो सकता। आपने फाउंडेशन का जिक्र किया इमरान साहब, एक सेकंड, वो फाउंडेशन, यहां पर फाउंडेशन को लेकर बीजेपी ने सवाल किया कि 14 महीने में ही पहली बार संविधान में कुछ ऑल्टरेशंस करने पड़े, कुछ संशोधन करना पड़ा, तब तो नींव में कुछ ना कुछ और अभिव्यक्ति की आजादी पर ही सवाल उठाए गए, तो कुछ ना कुछ तो फाउंडेशन वीक होगी ना। नहीं, आप उस समय फाउंडेशन कैसे डाली गई और कैसी थी, वहां जाने के लिए आपको 70 साल 75 साल पीछे चलना पड़ेगा निशांत भाई। आप यहां खड़े होकर के ये सवाल नहीं पूछ सकते। मैं अवध क्षेत्र का हूं, प्रतापगढ़ का। अवधि के एक बहुत बड़े कवि थे आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त जी। उनकी 4 पंक्तियां हैं कि कुछ न बोली पोल खोली डोल जाई का करी, मतलब बोलूं न बोलूं या हट जाऊं। कुछ न बोली पोल खोली डोल जाई का करी, इनके जफड़ी मां कसत इज्जत बचाई का करी। और पूत, पूत मतलब बेटा, पूत जो पूछे बमक के बाप से तू का कहा, मतलब तुमने क्या किया, तो वो बेचारा हाथ मल के रह न जाई का करी। बाप जो है वो हाथ मल के रह नहीं जाएगा तो क्या करेगा, कि कैसे बनाया, मतलब ये कर दिया था। हम अपने कभी कभी, जैसे मेरे पिताजी से मेरे अगर मतभेद हो, तो मैं अगर उनसे कहूं कि जो है, मतलब मैं जैसे पिताजी ने जो घर बनाया था, मैं नया घर बनाने जा रहा हूं, मेरे पास अभी कोई उस तरह का घर नहीं, पिताजी का जो घर है, मैं जाता हूं तो बहुत सारे अनकंफर्टेबल होता हूं, बहुत सारी चीजें, अच्छा वॉशरूम नहीं है, अच्छे से खिड़कियां नहीं लगी, अच्छा दरवाजा नहीं लगा है, तो मैं क्या करूं, पिताजी से कहूं कि आपने जिंदगी में क्या किया, कम से कम वो एक घर तो बना के उन्होंने दिया, एक छत तो दी मुझे ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, मौलाना आजाद ने, बाबा साहब ने, लेकिन सबने एक छत, देश को एक फाउंडेशन दिया। आज आप कह रहे हैं कि ये गलती थी, वो गलती थी, दरअसल आप अपने पुरखों को गाली दे रहे हैं और ये परंपरा गलत है। बीजेपी यही सवाल कह रही है बार बार कि 14 महीने में ही छत बदलनी पड़ गई, 14 महीने में ही पहली बार में चेंजेस आने शुरू हो गए। नहीं, अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं कि पूरा छत बदल दिया। अमेंडमेंट का मतलब है कि आपने, ठीक है, खिड़कियां कहीं खूबसूरत लगा दी, आपने निकलने का एक दरवाजा और लगा दिया, आपने एक वॉशरूम बना दिया। छत बदलने की बात तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस सहिष्णुता के साथ, जितनी खूबसूरती के साथ संविधान को आगे लेकर के नेहरू जी बढ़े हैं ना, आज के ये लोग, अच्छा वो देखिए, मैं सदन में इस बार बोला नहीं। 2014 याद है आपको, जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के देश की संसद में आए थे, तो सर आप लोगों को याद होगा, उन्होंने संसद की सीढ़ियों पे माथा टेका था। फिर 10 साल के अंदर उन्होंने संसद ही बदल दी। इस बार संविधान को माथा टेका है। अगर संविधान को खतरा नहीं है तो मुझे खुल के बताए भाजपा ना, लल्लू सिंह पर, ज्योति मिर्धा पर, अनंत हेगड़े पर, अरुण गोविल पर क्या कार्रवाई किया। खुल के कह रहे थे ना कि हमें बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना है। क्यों बदलना चाहते हैं आप संविधान? एक मिनट, क्यों बदल, वो सवाल उठता है ना। कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। बार बार अभी जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि 16 साल में हमने 22 बार संशोधन किया और आप लोगों ने तो 75 बार किया, हमने तो कभी नहीं कहा ये सब। आप ये 22 बार में बार बार आपने एक यहां पर लाइन सेट कर दी है कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। नहीं, खतरे में अगर नहीं है तो मैं पूछ तो रहा हूं ना कि आपने उन 4 नेताओं, जो चारों बड़े नेता, अनंत हेगड़े उनके बड़े नेता हैं, लल्लू सिंह फैजाबाद अयोध्या से सांसद थे, वो हार गए, उनका भाषण सुनिए आप। अरुण गोविल, जिनको मुंबई से ला करके मेरठ से चुनाव लड़ाया गया, उन्होंने कहा, क्यों कहा था? क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने उन अपने नेताओं को बुला के कहा कि आपने क्यों कहा यह बात कि हमें संविधान बदल? हम क्यों ना कहें कि खतरे में है? खतरे में नहीं है। अगर खतरे में नहीं है तो मुझे बताइए ना कि लोग मारे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला है सीधी, वहां पे प्रवेश शुक्ला नाम का एक व्यक्ति एक आदिवासी के मुंह पे खुलेआम पेशाब करता है, उसके विजुअल देश के सामने जाते हैं। खतरे में नहीं है तो और क्या है? ये खतरा ही तो है। खतरा और क्या होता है? अगर लोग खतरे में हैं, नागरिक खतरे में हैं, तो खतरा ही तो है ना। अगर आनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के खुलेआम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलते हैं उस पे, आप मुझे बताइए ना। मैं बहुत नेता बन के बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक साहित्यकार और एक इंसान बन के बात कर रहा हूं। अगर आप ये नेता, जिस राहुल गांधी जी, सिर्फ एक बात कर रहा हूं, मुझे एक बात पूरी कर लें। राहुल गांधी जी संभल के पीड़ितों से मिलते हैं, संविधान की शपथ लेने वाले गिरिराज सिंह उस फोटो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि मीटिंग जिहाद। मैं देश के सभ्य लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी पीड़ित से मिलने का मतलब
आप लिखेंगे कि मीटिंग, आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, क्या प्रधानमंत्री जी को ये बात पता नहीं चलती है? आप जो जिक्र कर रहे हैं, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आपने जो जिक्र किया उनका काउंटर यहां पर यह आता है कि संविधान खतरे में था जब इमरजेंसी हुई थी, संविधान खतरे में था जब 84 हुआ था, उसको लेकर तब संविधान खतरे में था, आप उसको कैसे भूल जाते? देखिए, इंदिरा गांधी जी ने एक गलती की थी, अपने एक पीए या पीएस जो भी रहे हो, यशपाल जी उनका आप सब जानते होंगे, मेरी उम्र कम है, उनका इस्तेमाल किया था, उस बुनियाद पर उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। यहां तो भाजपा पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री जी को तो एक सेकंड मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। मैं ये जो अघोषित इमरजेंसी है, इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल है। और इंदिरा जी का साहस देखिए, कांग्रेस पार्टी का साहस देखिए, माफी मांगी ना, ये कहा कि हाँ ठीक है गलती हुई थी। राहुल गांधी जी ने कहा, बीजेपी कहती है, भाजपा कभी कहती है कि हमने जो अघोषित आपातकाल लगाया है, जो इस पे माफी मांग रहे हैं। मौलिक अधिकार छीन ले, उसके पास कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है कहने का कि संविधान खतरे में। जिसने इस देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देने की वकालत की लड़ाई लड़ी और दिया, तब तो नेहरू जी के सामने मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद था नहीं था ना। फिर भी नेहरू जी ने क्या बड़ा दिल रहा होगा नेहरू जी का, कभी सोचिए ना आप। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि पुरानी संसद बदली क्यों उन्होंने, कभी सोचा आपने? जब वो सेंट्रल हॉल जाने के लिए अंदर जाते हैं, रशीद साहब, विनोद जी, आपने देखा होगा, तो नेहरू जी की एक आदम कद मूर्ति लगी है। मुझे लग रहा है कि जब भी गुजरते रहे होंगे ना, तो नेहरू का कद असल वाला समझ में आता रहा होगा, तो उनको लगा होगा कि बदल दो। आपके पास पूछे इमरान जी, अभी आप अंबेडकर की बात कर रहे थे, फिर 2 सवाल पूछूंगा, इस बार दोनों का जवाब दीजिएगा। पहली बार आपने पहले का ही जवाब दिया था। प्रधानमंत्री ने एक बाकायदा ट्वीट करके बोला है कि अगर इतनी इज्जत होती है अंबेडकर की तो उनकी तस्वीर सेंट्रल हॉल में कांग्रेस लगाती, बाकी किसी दलों को लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा सवाल मैं ये आपसे कर रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी सिंगल इशू पार्टी बनती चली जा रही है? कोई भी चीज़ होती है आप लाल किताब उठाते हैं, नहीं तो फिर बोलते हैं अडानी इसका रहा। पहली बात तो ये लाल किताब देख करके सत्ता पक्ष इतना भड़क क्यों रहा है? सांड भी इतना लाल कपड़ा देख के नहीं भड़कता जितना लाल संविधान देख के भड़क रहे हैं। गलत क्या है? 10 विजुअल मौजूद है जिसमें राष्ट्रपति महोदय या महोदया प्रधानमंत्री जी को वही वाला संविधान, जो मतलब कलर से आप संविधान के बुक कवर से आप मतलब तय करेंगे कि ये कौन सा संविधान है। झूठ बोलेंगे सदन में कि राहुल गांधी जो संविधान लेके चलते हैं उसके पन्ने तो कोरे रहते हैं। कल अभी सदन के अंदर बोला है उन्होंने, ऑथेंटिकेट करने के लिए उनको चेयरमैन साहब ने नहीं कहा। बात क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी जिन प्रतीकों के माध्यम से खेलना चाहती है ना, देश अब समझता है। आप उधर तो दलितों के खिलाफ अत्याचार करवाएंगे, आप अत्याचार करवाएंगे, और इधर सोचेंगे कि अंबेडकर जी की एक फोटो लगा देंगे तो दलित बहुत खुश हो जाएगा। आप देश के दलितों को मूर्ख समझते हैं। सब जागरूक हो गए हैं, उनको पता है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को सबसे ज्यादा चोट कौन पहुंचाना चाहता है। आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते, क्यों नहीं हक देना चाहते? प्रधानमंत्री जी सिर्फ फोटो लगा देने भर से या एक बार नाम उच्चारित कर देने भर से नहीं काम चलेगा। आप देश की जनता जागरूक हुई है और इसीलिए शायद आप परेशान हैं। ये दबदबा, ये शोहरतें, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं, ये भी बदल देंगे। जब आप हिस्ट्री पे जाएंगे, तो नाजरीन, ये थी वीडियो जिसमें एक मुस्लिम शायर जिन्होंने एक पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया है, पॉलिटिक्स की जो दुनिया है उसमें कदम रखा है, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, गांधी की पार्टी को ज्वाइन किया है और वो अब सियासत के मैदान में उतरे हैं। हिंदुस्तानी मुस्लिम शायर हैं जो जोड़ने की बात कर रहे थे, जो इंसानियत की बात कर रहे थे, जो इंसान की वैल्यू की बात कर रहे थे, जो मोहब्बत की बात कर रहे थे। हमने इस वीडियो में जो देखा, जो सुना, उसमें यही सीखा। एक तो उन्होंने राहुल जी की तारीफ़ की कि राहुल जी बहुत फिट हैं और वो बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, अच्छे लीडर हैं, अच्छे नेता हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी विचारधारा सामने रखी, उन्होंने अपनी सोच रखी कि वो पॉलिटिक्स में किस मकसद के साथ आए हैं, उनकी क्या सोच है, वो हिंदुस्तान को किस तरह से जोड़ना चाहते हैं, वो किस तरह से लोगों में जो नफ़रत है, मजहबी नफ़रत है, जो धर्म की नफ़रत है, उसको ख़त्म करके मोहब्बत बांटना चाहते हैं और अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो हमने उनकी इस पूरी वीडियो में उनकी सोच को सुना, उनकी पोइट्री को सुना और उनके जो अंदाज़ था, नडर थे वो इतने ज़्यादा, जो सामने ओपोनेंट क्वेश्चंस करने वाले, जो उन पे टारगेट करने वाले लोग थे, उन्होंने क्वेश्चंस किए और उन्होंने हर सवाल का खूबसूरत जवाब दिया। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।